हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके प्लस। देखो, आज हम करेंगे वेन डायग्राम। और ये किस में आता है? ये आता है रीजनिंग में। रीजनिंग, आपको पता है कि आपके एसआई के सिलेबस में रीजनिंग एबिलिटी लिखा हुआ है और उसमें जितने टॉपिक्स बन सकते हैं ना, उन्होंने सारे लिखे हुए हैं, है ना। रीजनिंग में जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं वो सारे आपको कवर करने पड़ेंगे, चाहे वो वर्बल रीजनिंग हो, चाहे नॉन वर्बल हो, चाहे मतलब जितनी टाइप का स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस हैं या जो भी हैं वो सारे आपको करने पड़ेंगे। और देखो, इससे पहले मैंने सिमेंटिक सीरीज में करवाई थी, वो भी आप देख लेना। और आज मैं एक तरीके से देखा जाए तो जब से सिलेबस आया है उसके बाद से रीजनिंग की क्लास आपकी आज स्टार्ट हो रही है। मतलब आज आपका पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। ओके। और वेन डायग्राम उसमें लिखा हुआ है और ये हमने करना है। और यहाँ से आप ज़्यादा नहीं तो दो क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ओके। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। सो चलिए करते हैं इसको। वैसे तो करना सारा ही पड़ेगा, बट जो आसान है अभी मैंने वही पकड़ा है और उसके बाद मैं ऐसा ऐसा करके आपको रीजनिंग में जितने टॉपिक्स हो सकते हैं मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है। देखो, वेन डायग्राम की जो बात अगर मैं बताऊँ आपको, तो वेन डायग्राम में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको और दोनों टाइप्स मैं आज आपको कवर करवाऊंगा। ओके। देखो, जो फर्स्ट टाइप है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो फर्स्ट टाइप है उसमें ऑब्जेक्ट्स को या कोई भी पर्सन्स हो या कुछ भी हो उसको आप इलिप्स या सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलिप्स या सर्कल से। मान लो मैंने ये कैसे इलिप्स जैसा बना दिया और इसमें मैंने लिख दिया फ्रूट्स। क्या लिख दिया? फ्रूट्स। सो फ्रूट्स, जितने भी टाइप के फ्रूट्स हैं उसको मैंने बोला कि वो इस सर्कल के अंदर आते हैं। ओके। फिर मैंने मान लो कुछ भी लिख दिया, मैंने ऐसा सर्कल बना दिया, यहाँ पे लिख दिया बुक्स। ठीक है। सो जितने भी टाइप की बुक्स हैं वो इस सर्कल के अंदर आती हैं। तो ये आपका फर्स्ट टाइप है और इस पे जब मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, कुछ इसके टाइप्स होंगे। ओके। कुछ एग्जांपल्स होंगे, 9-10 हम एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद हम बाद में क्वेश्चंस करेंगे। ओके। सो देखो, मैंने क्या बताया आपको कि ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज या कुछ भी, आप उसको फर्स्ट टाइप में सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेन डायग्राम में आपने करना क्या होता है कि इनके बीच में आपने रिलेशन बताना होता है कि कोई रिलेशन बनता है या नहीं बनता है। नहीं बनेगा तो दोनों सर्कल्स को आप अलग अलग लिखेंगे। अगर रिलेशन बनेगा तो दोनों सर्कल्स को आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। समझ गए? अगर रिलेशन नहीं बनेगा, देखो मैं दोबारा बताता हूँ। अगर दो आपने सर्कल्स बनाए, दो आपने वेन डायग्राम्स बनाई, अगर उनमें कोई रिलेशन नहीं बनता है, जैसे कि ये मैंने यहाँ 2 सर्कल्स बनाए, एक पे मैंने लिख दिया बुक, एक पे मैंने लिख दिया फ्रूट्स। फ्रूट्स, है ना। अब देखो, जितने भी टाइप की बुक्स हैं वो इस सर्कल में आती हैं और जितने भी टाइप के फ्रूट्स हैं वो इस सर्कल में आते हैं। आप बताओ, क्या इनमें कोई रिलेशन बन सकता है? क्या बुक्स फ्रूट्स हो सकती हैं क्या? या कुछ फ्रूट्स क्या किताबें हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। मतलब कि इन दोनों में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं बन सकता। तो मैं यहाँ लिखूँगा, इसको अलग लिखूँगा और इसको अलग लिखूँगा। किसको? बुक को अलग और फ्रूट्स को अलग लिखूँगा। ओके। इस तरीके से आपने बनाना है। अगर मैं बोलूँ आपको, अब मैं जैसे कि आपको एक और बताता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ, जैसे मैं क्या लिखूँ, जैसे मैं लिखता हूँ मैंगो। मैंगो, ठीक है। एक सर्कल में मैंने लिखा मैंगो और एक सर्कल में मैंने लिखा फ्रूट्स। आप मुझे बताओ, क्या इन दोनों में रिलेशन बन सकता है? मुझे बताओ। फ्रूट्स में तो हो गए सारे फ्रूट्स, जैसे मैंगो, पाइनएप्पल, मतलब जितने भी टाइप के फ्रूट्स हैं वो सब इस सर्कल में आते हैं और सिर्फ मैंगो वो इस सर्कल में आता है। तो आप बताओ, क्या मैंगो फ्रूट है या नहीं? आई थिंक है। आई थिंक फ्रूट का ही एक पार्ट क्या है? मैंगो। इतने सारे फ्रूट्स होते हैं, उनमें क्या एक फ्रूट आता है? मैंगो। तो फ्रूट के अंदर मैंगो आता है। मतलब सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा तो फ्रूट है।
है ना। फ्रूट में बड़े सारे टाइप के फ्रूट्स आते हैं, और इन्हीं फ्रूट्स में एक आपका फ्रूट आता है मैंगो, जिसको मैं इसके अंदर लिखूंगा। ओके, बात समझ आ रही है। इस तरीके से आपने डायग्राम्स बनानी है और इस तरीके से आपने रिलेशंस बताने हैं। ओके, मतलब जैसे कि मैंगो है, ये भी फ्रूट है, फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स आते हैं, तो फ्रूट्स के अंदर ही मैं मैंगो को लिखूंगा ना, कि ये जितने भी फ्रूट्स हैं उनके अंदर मैंगो आता है ना। तो मैंने इस तरीके से इसके बीच में रिलेशन बता दिया, और ऐसे ही टाइप के आपको क्वेश्चंस पेपर में भी दिखेंगे। ओके, और आपको थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए कि किस तरीके से बनानी है आपने डायग्राम्स। चलिए पहले हम आगे देखते हैं, आगे भी करते हैं। जैसे कि मैं इधर की बात करूं, ये है एग्जाम्पल नंबर 1, टाइप 1। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। देखो, यहाँ पे एक सर्कल है, उधर क्या लिखा हुआ है, मैंगो। मैं जितने भी टाइप के मैंगोस हैं उसको मैंने इस सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा है पोटैटो। पोटैटो मीन्स क्या, आलू। आलू आपका क्या है, आलू आपका वेजिटेबल है, तो वेजिटेबल आलू है, और इसको भी मैंने इस सर्कल से रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पे लिखा है बुक, है ना, और बुक को मैंने इस सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। सिर्फ बुक लिखा है, मीन्स जितने भी टाइप की बुक्स हैं वो इस सर्कल में आ जाती हैं। अब मुझे एक बात बताओ आप, क्या मैंगो, पोटैटो और बुक में कोई सिमिलरिटी है, कोई सिमिलर है कोई इसमें कोई चीज़? मैंगो फ्रूट है, ये अलग है। पोटैटो वेजिटेबल है, ये भी अलग है। बुक पढ़ने के लिए होती है, ये भी अलग है। तो ये तो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। कोई इनमें सिमिलरिटी नहीं है, कोई इनमें कोई सेम चीज़ नहीं है, कोई किसी के अंदर आता नहीं है। तो इसमें क्या है कि इन तीनों को मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इस सर्कल को अलग लिखा है, पोटैटो को अलग लिखा है, बुक को अलग लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, ये तीनों अलग अलग चीज़ें, तीनों अलग अलग है। ओके, ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अभी जब हम इसमें क्वेश्चंस अभी आए नहीं हैं, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। आगे जो 2-3 लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। पहले आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये क्लियर हो गया? इनको मैंने सर्कल्स को अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि तीनों चीज़ें अलग अलग है। मैंगो एक फ्रूट है, पोटैटो एक वेजिटेबल है तो दोनों खाने वाली चीज़ें, बट है तो अलग अलग है ना, है तो अलग अलग है। सब्जी अलग होता है, फ्रूट अलग होता है, और जो बुक है वो तो बिल्कुल ही अलग है। तो इसलिए मुझे इन तीनों सर्कल्स को अलग अलग लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ये है आपकी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2। लिखा क्या है इसमें? सबसे पहले लिखा है इंडिया, फिर लिखा है बिहार, और फिर लिखा है पटना। और ये डायग्राम्स ये आपके सामने ये बनाई हुई है। अब इसे डायग्राम कैसे बनी है मैं बताता हूँ आपको। देखो, इंडिया आपको पता है कंट्री है हमारी, तो सबसे बड़ा आ गया इंडिया। ये जो बाहर वाला सर्कल है ना, ये वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को। मुझे बताओ, क्या इंडिया के अंदर ही बिहार आता है ना? बिहार क्या है? स्टेट। बिहार क्या है? स्टेट। सो इंडिया एक हमारी कंट्री है, और उसके अंदर क्या आता है? बिहार। तो बिहार को ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या बोला मैंने? और ये छोटा सर्कल क्यों बनाया मैंने? क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो उसके लिए बड़ा सर्कल, उसके अंदर बिहार आता है, तो बिहार के लिए छोटा सर्कल। ये बिहार का सर्कल है। ओके, और बिहार की ही एक कैपिटल, बिहार की कैपिटल है पटना, है ना। सो बिहार के अंदर मैंने एक छोटा सा एक और सर्कल बना दिया, पटना। मतलब जो आपको लिखा है ना, उसको आपने डायग्राम के तौर पे उसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है? डायग्राम बना के। जैसे कि क्या, कि इंडिया सबसे बड़ा, तो इंडिया के लिए बड़ा बड़ा सर्कल। बिहार उसकी एक स्टेट है ना, बिहार उसकी एक स्टेट है। ऐसे टोटल 28 स्टेट्स है, सो उसकी एक स्टेट है बिहार। तो इसलिए मैंने इंडिया के अंदर एक छोटा सर्कल बनाया, ये वाला, और इसको मैंने बोला ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बिहार। और बिहार का जो कैपिटल है वो है पटना। तो ऐसे तो बड़े सारे उसमें डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, बड़े सारे सिटीज़ होंगे बिहार में,
बट उसमें कैपिटल है पटना, तो पटना के लिए मैंने और छोटा सर्कल बनाया। समझ गए? मतलब जिस हिसाब से आपको लिखा गया है उसको आपने डायग्रामेटिकली तौर पे आपने उसको बनाना है सर्कल फॉर्म में। ठीक है, वैसे इलिप्स है ये, बट इलिप्टिकल फॉर्म में आपने, इलिप्टिकल बोलो सर्कुलर बोलो जैसे भी है, उधर उन्होंने कौन सा चेक करना है कि आपने इलिप्स बनाए या सर्कल बनाए, उधर तो आपने टिक वो करना है, क्या नाम है, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें जो आपको ठीक लगेगा वो आपने वहाँ पे सर्कल कर देना उस सर्कल को। समझ गए? तो ये आ गया सेकंड टाइप। अब थर्ड टाइप भी देखते हैं। हाँ जी, थर्ड टाइप बड़ा ही अच्छा टाइप है। बताओ, ये जो बड़ा सर्कल है इसको मैंने, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रूट्स को, तो फ्रूट के लिए मैंने क्या बनाया, एक बड़ा एलिप्स बना दिया। मुझे बताओ क्या मैंगो फ्रूट है या नहीं है? आई थिंक है। क्या एप्पल फ्रूट है या नहीं है? आई थिंक है। ये दोनों ही फ्रूट्स हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे बड़ा जो सर्कल है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया कि भाई ये फ्रूट है। उसके अंदर मैंने लिखा, एक जगह लिखा मैंगो और एक जगह लिखा एप्पल, क्योंकि दोनों फ्रूट्स हैं। बट ये दोनों को मैंने अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि मैंगो और एप्पल है तो फ्रूट्स हैं, बट मैंगो फ्रूट अलग है, एप्पल फ्रूट अलग है, इसलिए इन दोनों को आपने अलग अलग लिखना है इसके अंदर। ऐसे नहीं लिखना कि ऐसे ये लिप्स बना दिया, ये मैंगो हो गया, ये एप्पल हो गया। इनका मतलब हो गया कि इसके बीच में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, बट ये तो सिमिलर है ही नहीं है तो दोनों फ्रूट्स हैं, बट है तो अलग अलग है ना। मैंगो अलग फ्रूट है, एप्पल अलग फ्रूट है, और ये फ्रूट टोटल है। तो बड़ा वाला सर्कल रिप्रेजेंट करेगा आपका फ्रूट, उसके अंदर आपने लिखना है मैंगो, और दूसरे सर्कल में आपने लिखना है एप्पल। ओके, तो ये भी एक टाइप है, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब इसमें आप देखेंगे कि एक बड़ा सर्कल था, उसके अंदर ये 2 सर्कल हैं, लेकिन दोनों को मैंने इस तरीके से लिखा है। मतलब ये जो रीजन है ना, ये रीजन इनमें कॉमन आ रहा है। अब ऐसा क्यों आ रहा है ये देखते हैं, ये देखना पड़ेगा। ओके, देखो, आप मुझे बताओ, जो वुमन है, वुमन मतलब फीमेल्स हैं, वुमन है, तो वुमन में ही क्या मदर और सिस्टर नहीं आती? मदर भी फीमेल्स होती हैं, है ना, सिस्टर भी फीमेल हैं, तो ये दोनों किस में आती हैं? ये दोनों आती हैं वुमन में, वुमन में। सो वुमन आपका बड़ा बड़ा सर्कल हो गया, ठीक है, और इसमें 2 छोटे छोटे सर्कल बनाए, एक मैंने बनाया मदर के लिए, एक मैंने बनाया सिस्टर के लिए। ओके, एक मैंने बनाया मदर के लिए, एक मैंने बनाया सिस्टर के लिए। अब इसमें आप बोलोगे कि सर इससे पहले वाला जो सवाल था, ये वाला देखो, ये वाला जो था, इसमें हमने ये 2 सर्कल अलग अलग लिखे, ये जो बीच पे लिखे ना सर्कल्स, ये वाले, ये हमने अलग अलग लिखे, बट इसमें हमने क्यों एक जैसा लिखा? इसमें हमने ये ऐसे क्यों बनाया हुआ, ये बीच में ये क्या है ना। अब देखो ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको पता है कि वुमन में ही मदर जितने भी हैं वो सब वुमन होती हैं, सिस्टर भी सब क्या होती हैं, वुमन होती हैं। तो वुमन के अंदर मैं लिखूंगा मदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, वुमन के अंदर मैं क्या लिखूंगा, मदर्स एंड सिस्टर्स। अब आप बताओ, जो मदर्स हैं क्या वो सिस्टर नहीं हो सकती? आप बताओ, आपकी मान लो कोई बहन है, आपकी बहन है, वो, उसकी शादी हो गई है, वो माँ बन गई है, वो मदर है, तो वो क्या आपकी सिस्टर नहीं रहेगी? वो सिस्टर तो तब भी रहेगी आपकी, भले ही वो माँ बन गई है, भले ही उसका बच्चा है, लेकिन वो तो सिस्टर फिर भी रहेगी ना आपकी। इसका मतलब जो मदर है वो सिस्टर भी तो हो सकती है। इसी वजह से ये जो रीज़न है ये ऐसे करके बनाया हुआ है, कॉमन बनाया हुआ है कि ये जो कुछ देखो। अब इसमें पूरा रीज़न मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, इसमें वुमन में मदर मैंने लिख दिया, सिस्टर लिख दिया। अब मैंने बोला कि भाई जो मदर हैं वो सिस्टर हो सकती हैं, क्या सारी मदर सिस्टर हो सकती हैं? ना, ऐसा नहीं। इसलिए इसमें ये रीजन वो है, वो मदर्स हैं जो सिस्टर नहीं हो सकती, और ये छोटा सा रीजन वो है, वो मदर्स हैं जो सिस्टर्स हो सकती हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात?
बात को समझो, ठीक है। एक और बात, क्या सारी वुमेन मदर हो सकती हैं? ना, इसलिए ये रीजन खाली रखा हुआ है। ये रीजन खाली का मतलब क्या हो गया कि ये वो वुमन है जो मदर या सिस्टर नहीं हो सकती, वो आम वुमन है जिन्होंने या शादी नहीं की है या जो भी है, वो ना मदर हो सकती है ना सिस्टर हो सकती है। तो ये वो वुमेन्स आ गई, ये वो रीजन आ गया। अब इसमें कुछ रीजन में ये मदर हो सकती हैं, तो मैंने इसको यहाँ रिप्रेजेंट किया, सिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, बात को समझो, बात को समझो। अब इसमें मैंने सिर्फ इतना ही मैंने कॉमन क्यों लिखा, ये मदर वो हैं जो सिस्टर नहीं हो सकती, सारी मदर थोड़ा सिस्टर हो सकती हैं, है ना। तो इसलिए, लेकिन कुछ मदर सिस्टर हो सकती हैं, तो इसलिए मैंने इसको कॉमन लिखा हुआ है। और क्या कुछ सिस्टर्स क्या मदर नहीं हो सकती? उल्टा भी हो सकता है, तो सिस्टर मदर भी हो सकती है, मदर सिस्टर भी हो सकती है, तो इसलिए ये कॉमन मैंने लिखा हुआ है। अब इसमें क्या सारी सिस्टर मदर हो सकती है? ना 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 ना, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कई सिस्टर जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, तो वो मदर कैसे हो सकती हैं? तो इसका मतलब ये रीजन वो रीजन है, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये रीजन वो रीजन है जो सिस्टर्स मदर नहीं हो सकती। बट ये जो कॉमन रीजन है, कॉमन ये मतलब हो गया कि सिस्टर, ये रीजन वो हो गया जो सिस्टर्स मदर हो सकती हैं या मदर सिस्टर हो सकती है। ओके, ये बड़ा ना ध्यान से करना, ये रीजन ओवरलैपिंग रीजन है और इसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे, और वहाँ पे अगर दिमाग नहीं चला तो क्वेश्चन आपने गलत टिक करके आ जाओगे, समझ गए। थोड़ा दिमाग ओपन करके, ओपन माइंडेड से आपको सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछ कर है। इसलिए अभी मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, लिखा है जी डोमेस्टिक एनिमल्स डॉग कैट। देखो वहाँ पे क्वेश्चन पता किस हिसाब से आएगा, वहाँ पे आएगा कि मान लो आपको ये लिखा होगा और आपको बोलेंगे कि इसकी वेन डायग्राम क्या बन सकती है। वहाँ पे चार ऑप्शन दे देंगे। एक ऑप्शन हो सकता है उसमें ऐसा हो, एक ऑप्शन हो सकता है उसमें कुछ ऐसा हो, एक ऑप्शन हो सकता है उसमें तीनों अलग अलग दे दें हो, या चौथा ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, नन ऑफ दिस या कुछ भी। तो ये आपको बड़ा सोचना, सोच समझ के करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि भाई इसको ये क्या 3 अंडे बनाए हुए हैं, ये क्या बनाया हुआ है ना। अब इसको, और इसमें ये ओवरलैपिंग है, ये भी ओवरलैपिंग है, मतलब ये क्या है, ये सेम रीजन है, ये भी सेम रीजन है, ये क्या बनाया हुआ है। देखो मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बट आपने भी अपना थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो बीच में लिखा है जी डोमेस्टिक एनिमल, है ना, बीच में लिखा है डोमेस्टिक एनिमल, और डोमेस्टिक एनिमल का मतलब होता है पालतू, पालतू जो जानवर होते हैं वो लिखा हुआ है डोमेस्टिक एनिमल में आते हैं। आप बताओ, क्या डॉग, क्या कुत्ता डोमेस्टिक एनिमल नहीं हो सकता? होता है, कईयों के घर में है, मेरे पड़ोस में है, कईयों ने रखा हुआ है। तो इसका मतलब डॉग डोमेस्टिक एनिमल हो सकता है। क्या सारे डॉग डोमेस्टिक एनिमल होते हैं? ना जी ना, कई तो गलियों में घूम रहे होते हैं। तो सारे जितने भी डॉग्स हैं वो डोमेस्टिक एनिमल नहीं होते हैं। हाँ, उसमें कुछ डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, कुछ को लोगों ने घरों पे रखा हुआ है और कुछ गलियों में घूम रहे होते हैं। तो ये जो रीजन है, ये वाला, इसको छोड़ के, ये जो है ना, इसको छोड़ के ये जो बाहर वाला रीजन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो डॉग्स जो गलियों में घूम रहे होते हैं, जो कि डोमेस्टिक नहीं है। और ये जो रीजन है, ये वो डॉग्स हैं जो डोमेस्टिक हैं, जो कि गलियों में, जो कि घरों में लोगों ने रखे हुए हैं। ओके, बात समझ आ रही है। उसके बाद कैट्स भी तो लोगों ने रखी होती हैं, तो कैट्स भी तो डोमेस्टिक एनिमल हो सकते हैं। बट क्या सारी कैट्स डोमेस्टिक होती हैं? ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रीजन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो बिल्लियाँ जो डोमेस्टिक नहीं हैं, और ये जो रीजन है, ये डोमेस्टिक के साथ में आ रहा है ना, डोमेस्टिक के अंदर ही आ रहा है। ये रीजन वो है, वो कैट्स जो कि डोमेस्टिक हो सकती हैं। बात समझ आ गई। इसलिए इस तरीके से इस डायग्राम को बनाया गया। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इसी तरीके से आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी, अब आप बोलोगे कि भाई ये क्या है, हर एक एग्जांपल में अलग अलग डायग्राम, अलग अलग डायग्राम। अब मैं बताता हूँ कि ये क्या है। देखो देखो जी, देखो लिखा हुआ पेरेंट्स, रिच पर्सन्स, फार्मर्स।
ऐसा लिखा हुआ है, पेरेंट्स, रिच पर्सन्स, फार्मर्स। आप बोलोगे सर ये क्या बना दिया है, ये कैसे डायग्राम बनाई हुई है, इसमें तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो, आप देखो, ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिच पर्सन्स को। ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, पेरेंट्स को। और ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, फार्मर्स को, है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने इसी टाइप से क्यों बनाया, अब ये समझने वाली बात है। देखो, मुझे बात बताओ, क्या जो अमीर लोग हैं क्या वो फार्मर नहीं हो सकते? क्या किसान सारे गरीब होते हैं क्या? क्या किसान अमीर नहीं होते? तो रिच पर्सन्स, कुछ रिच पर्सन्स फार्मर हो सकते हैं, या कुछ फार्मर्स रिच पर्सन्स हो सकते हैं। तो ये रीजन जो है ये वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिच पर्सन्स जो फार्मर्स हो सकते हैं, या वो फार्मर्स जो रिच पर्सन्स हो सकते हैं। ओके, ये भी बिल्कुल ठीक। उसके बाद पेरेंट्स के ऊपर आता हूँ मैं। क्या पेरेंट्स रिच पर्सन नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो ये जो रीजन है ये वाला ये जिसमें मैं डॉट लगा रहा हूँ, है ना, देखो ध्यान से, ये जो डॉट लग रहे हैं ना ये वाला ये रीजन वो है जिसमें कि कुछ पेरेंट्स रिच पर्सन्स हो सकते हैं। क्या सारे पेरेंट्स रिच पर्सन्स होते हैं ना? तो इसलिए ये रीजन जो है ये वो वाले पेरेंट्स हैं जो रिच नहीं हैं। सिर्फ ये जो डॉट जिसमें लगाया है ना मैंने, ये वाला ये वो जो बीच में ये जो मेरे पास ये अच्छे से वो नहीं हो रहा, ये वो पेरेंट्स है जो रिच पर्सन्स हो सकते हैं। ओके, बात समझ आ रही है? अब बताओ, क्या सब रिच पर्सन्स पेरेंट्स होते हैं? ऐसा भी नहीं है। तो ये रिच पर्सन्स वो हैं जो पेरेंट्स नहीं। ओके, बात क्लियर हो रही है? चलिए जी। उसके बाद अगर मैं इस रीजन की बात करूं, ये जो है क्या पेरेंट्स फार्मर्स नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये जो पेरेंट्स हैं ये वो वाले वो हैं जो कि पेरेंट्स हैं जो कि फार्मर्स हैं, है ना। क्या सारे पेरेंट्स क्या फार्मर हो सकते हैं ना? तो ये पेरेंट्स जो हैं ये वो भी हैं जो फार्मर नहीं हो सकते। क्लियर हो रही है बात? आई थिंक क्लियर हो रही होगी। अब बात आती है, देखो, अब 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 सबसे बड़ी बात आती है कि ये बीच वाला रीजन क्या है, ये वाला जिसमें मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये क्या है? ये जो है ना बीच में जो तीनों में कॉमन आ रहा है, ये कौन सा रीजन है? ये रीजन वो है, वो पेरेंट्स जो रिच भी हैं और फार्मर भी हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप सोचो, क्या जो पेरेंट्स हैं, जो अमीर पेरेंट्स हैं, क्या वो फार्मर नहीं हो सकते? हो सकते हैं। जो ज़मींदार होते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, वो आगे लोगों को काम पे लगा देते हैं, तो कहेंगे तो वो किसानों में ही आएंगे, है ना। जो जिनकी पैदावार बड़ी होती है ज़मीनों से, तो वो, लेकिन उनके पास पैसा भी होता है, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये रीजन वो पेरेंट्स हैं जो रिच भी हैं, फार्मर भी हैं और पेरेंट्स भी है, ये बीच वाला। बात क्लियर हो रही है? इसलिए यहाँ पे इस टाइप से डायग्राम बनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी, हाँ जी, नेक्स्ट है ये। बताओ, क्या टोमेटो वेजिटेबल है? बिल्कुल है। टोमेटो सब्जी की कैटेगरी में आता है। ऑरेंज क्या है? ऑरेंज फ्रूट है ना। तो आपने क्या किया कि वेजिटेबल के लिए सबसे बड़ा वाला सर्कल बनाया या एलिप्स बनाया, उसके अंदर आपने बनाया टोमेटो। ओके, और ऑरेंज फ्रूट है तो इसको भी मैंने सर्कल में लिखा, बट इसको मैंने अलग से लिखा हुआ है। इसको मैंने क्या लिखा है? अलग से लिखा है, क्योंकि ऑरेंज जो है वो कोई वेजिटेबल नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि इसको मैंने अलग लिखा है, इसको मैंने अलग लिखा हुआ है ना। बात क्लियर है? और ये आ गया टोमेटो वेजिटेबल ऑरेंज। ये तो आसान है, ये आपको समझ आ गया होगा। और टोमेटो वेजिटेबल के अंदर आएगा ना, वेजिटेबल की एक कैटेगरी टोमेटो है, इसलिए टोमेटो को मैंने छोटे सर्कल में लिखा है और वेजिटेबल को बड़े सर्कल में लिखा हुआ है। ओके, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है इस बार। देखो, अब ये बात आती है, ये एग्जाम्पल नंबर एक्चुअल में 9 है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, और ये क्या लिखा है? स्नेक्स, और लिखा है पॉइजनस यहाँ पे। और ये सर्कल, ये जो रीजन है, ये तीनों में क्या है? कॉमन है ना। अब देखो इसको करना कैसे है, बताओ। क्या स्नेक्स रेप्टाइल्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं।
क्या सिर्फ स्नेक ही रेप्टाइल होते हैं? ना, रेप्टाइल्स में तो बड़ी सारी कैटेगरीज आती हैं, बड़े सारे चीज़ें आती हैं। तो इसलिए रेप्टाइल्स को मैंने बड़े सर्कल में रिप्रेजेंट किया और स्नेक को छोटे सर्कल में रिप्रेजेंट किया। और स्नेक किस कैटेगरी में आते हैं? रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब बताओ, क्या, एक सेकंड, क्या सारे स्नेक पॉइजनस होते हैं? ना जी ना, सारे अजगर कौन सा पॉइजनस होता है ना? या और कई स्नेक्स हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं, कई होते हैं, कई नहीं भी होते हैं। तो ये जो पॉइजनस मैंने लिखा है ना, और यहाँ पे लिखा है स्नेक, ये स्नेक वो स्नेक हैं जो पॉइजनस हैं, और ये स्नेक वो स्नेक हैं, ये रीजन उन स्नेक्स को रिप्रेजेंट करता है जो पॉइजनस नहीं है, और ये जो रीजन है ये उन स्नेक्स को रिप्रेजेंट करता है जो पॉइजनस हैं। तो इसलिए इस टाइप से डायग्राम बनी है। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। ये थोड़ा साफ नहीं आया, इसको देख लेना। देखो यहाँ पे लिखा है जी फादर, अंकल एंड आंट्स। अब आप बोलोगे कि सर जी हमने इन दोनों को इकट्ठा क्यों लिखा है, इनको अलग अलग क्यों लिखा है, इसको मैंने अलग क्यों लिखा है? पहली बात देखो, ये जो कॉमन रीजन है ना, ये कॉमन रीजन, पहली बात तो ये दोनों फादर और अंकल क्या होते हैं? ये दोनों मेल्स होते हैं, है ना? और आंट्स क्या होती हैं? फीमेल्स। तो इसलिए आंट तो पहले ही अलग होगी, है ना? और फादर और अंकल को मैंने इकट्ठे लिखा हुआ है। अब देखो इसमें चक्कर क्या है, देखो देखो फादर जो है, अब इनको मैंने इकट्ठे क्यों लिखा है? क्योंकि फादर और अंकल मेल्स होते हैं, है ना? मेल्स होते हैं, पहली बात तो ये, इसलिए इकट्ठे लिखा हुआ है। अब देखो, ये जो फादर हैं, ये जो फादर हैं और ये जो अंकल हैं, ये जो रीजन है, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो फादर हैं, ये जो रीजन है, क्या सारे फादर अंकल होते हैं किसी के? नहीं। तो ये रीजन उनको रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि अंकल नहीं है। और ये जो रीजन है ना बीच वाला, ये वो फादर हैं जो अंकल हो सकते हैं, या ये वो अंकल हैं जो फादर हो सकते हैं। आंट्स फीमेल्स होती हैं, इनको इसलिए हमने अलग रखा हुआ है। ओके, तो ये आप समझ लेना खुद ही, ये आसान है। तो ये आपकी फर्स्ट जो टाइप थी, जिस हिसाब से आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ सकती हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम लिखा, जो आपको लिखा होगा, आपको उसको सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और ये देखना है कि किसके अंदर क्या आएगा, कौन सा ओवरलैपिंग रीजन होगा, कहाँ पे क्या बनेगा, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, ये थी टाइप 1। अब जो टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं वो हैं ये वाले। ये तो फिर भी थोड़े आसान है, मैं इसको आसान कैटेगरी में बोलूँगा। ऐसे आपको देख के कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा ना टाइप 2, वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे ये दिया गया होगा, इस तरीके से डायग्राम दी होगी, और इसके अंदर मान लो कुछ नंबर लिखे होंगे, जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं, है ना? 26, 5, 18, 4, जो भी लिखा हुआ है। मैं बोलता हूँ कि ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर्स को, ठीक है? ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है मान लीजिए आर्टिस्ट को। और ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को भी, मान लो क्या बोलूँ मैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ इसको पेशेंट्स को, ठीक है? क्या मैंने बोला? सर्कल डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ट्राइंगल आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेक्टेंगल पेशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो सवाल कैसा आएगा, सवाल इस हिसाब से आ सकता है कि वो डॉक्टर बताइए जो ना आर्टिस्ट हैं ना पेशेंट्स हैं। मैंने क्या बोला? फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब ऐसा बता रहा हूँ मैं कि क्वेश्चन किस हिसाब से आ सकता है कि वो डॉक्टर बताइए जो ना आर्टिस्ट हैं ना पेशेंट्स हैं। पहली बात तो ये कि डॉक्टर सब आते हैं सर्कल में, सर्कल में जितने नंबर्स हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रायंगल में जितने नंबर्स हैं वो आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो रेक्टेंगल में जितने नंबर्स हैं वो पेशेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि वो डॉक्टर्स बताइए जो ना आर्टिस्ट हैं ना जो पेशेंट्स हैं। मीन्स वो नंबर जो ना ट्रायंगल में आए ना रेक्टेंगल में आए, सिर्फ किस में आए? सिर्फ आए सर्कल में, क्योंकि सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉक्टर्स को। आप मुझे बताइए जो 5 है,
5 सर्कल में भी आता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट क्या 5 इसमें भी तो आ रहा है, ये ट्रायंगल में 5 ट्रायंगल में भी तो लिखा हुआ है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो मतलब 5 जो है वो डॉक्टर भी है, वो आर्टिस्ट भी है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 की बात करूँ, ये 4 की बात करूँ, 4 सर्कल में तो आ रहा है, बट 4 ट्रायंगल में भी आ रहा है, 4 रेक्टेंगल के अंदर भी लिखा हुआ है, तो ये भी नंबर नहीं हो सकता। 23 की बात करूँ तो 23 जो है वो सर्कल में तो आ रहा है, बट वो रेक्टेंगल में भी तो आ रहा है ना, इसके अंदर भी लिखा हुआ है, तो ये भी वो नंबर नहीं हो सकता। मैंने बोला वो डॉक्टर्स बताइए जो ना आर्टिस्ट हैं ना पेशेंट्स हैं। वो नंबर कहने का मतलब ये है, सर्कल के अंदर वो नंबर बताइए जो ना ट्रायंगल में आए ना रेक्टेंगल में आए। तो वो कौन सा नंबर है? 26, है ना। वो कौन सा नंबर है? 26। क्योंकि ये सर्कल में तो आता है, बट ये ना इसमें आता है ना इसमें आता है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 26। सो इस हिसाब के आपको क्वेश्चंस आएंगे, और ये आपने पूरा अच्छे से पढ़ना है, और मैं जो हो सकेगा मैं करवाऊंगा, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट था वेन डायग्राम का, बस इतना ही इसमें कंसेप्ट है, ज़्यादा इसमें मतलब और ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेन जो रह गया है, मेन है इसके क्वेश्चंस, वो हम करेंगे और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।